बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार किए जाने का मामला ढाका विधानसभा क्षेत्र में विवाद का रूप लेने लगा। इस मामले को लेकर किए गए एक फेसबुक पोस्ट के बाद न केवल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि पुलिस ने बलपूर्वक उस पोस्ट को डिलीट भी करवाया। मिली खबर के संपादक अ, फजलुल मोबिन ने अपने फेसबुक वॉल पर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को लेकर चिंता जाहिर की और कुछ लोगों की तस्वीरें भी साझा की थी। फजलुल मोबिन के द्वारा की गई इस टिप्पणी में उन्होंने वक्फ संपत्ति में संबंधित मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण को आलोचना की थी। उनका ये मानना था कि इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना होनी चाहिए ताकि बिल रद्द हो सके। मोबिन ने लिखा, मुझे बताने में शर्म आ रही है कि मैं ढाका से हूं। मोबिन का यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असगर अली ने फजलुल मोबिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। सूत्रों के अनुसार असगर अली जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के बेहद करीबी। इसी संदर्भ में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी की आलोचना के बाद पुलिस केस दर्ज करना लोकतंत्र के स्वस्थ संवाद के खिलाफ है? क्या सरकार के खिलाफ बोलना अब अपराध बन चुका है? ये घटना बिहार में लोकतंत्र की स्थिति पर भी सवाल उठाती है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह बन जाता है तो ये पूरी प्रणाली के लिए खतरनाक हो सकता है। मीडिया और समाज के अन्य हिस्सों में ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या आलोचना या सवाल करना आजकल असहमति के नाम पर सत्ता का कारण बन गया है? आपकी राय क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। केंद्र सरकार की ओर से हालिया दिनों लोकसभा में या राज्यसभा में जो बिल लाया गया वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। मैं भारतीय मुस्लिम पत्रकार हूं और मुसलमान होने की वजह से मैं अपने मुस्लिम तंजीमों पर सच्ची श्रद्धा और आस्था रखता हूं। मुस्लिम तंजीमों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया था। बाइकाट का उद्देश्य यह था कि नीतीश कुमार पर प्रेशर क्रिएट किया जाए और मुसलमान उनकी इफ्तार पार्टी से अगर बाइकाट होंगे तो हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दरमियान नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल ले और यह कानून नहीं बन सके। हालांकि अब तो कानून पास हो गया और कानून बन भी गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और कानून बन भी गया। उसी को लेकर बहुत सारे लोग जो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, उसमें एक हमारे क्षेत्र के एमएलसी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा पोस्ट लिखा था और लिखा था कि लोगों के लाख विरोध के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इफ्तार में गए, और उन्होंने कई सारे फोटो, लगभग दर्जन भर फोटो उन्होंने शेयर किया था। उसमें से मैंने 2-3 फोटो निकाला और उस फोटो में जो ढाका के लोग थे उस पर मैंने एक कमेंट किया कि मुझे बताने में शर्म आ रही है, ये लोग ढाका से हैं, कम से कम ये लोग वक्फ बिल का ख्याल रख लेते। और मैंने उसमें यह भी लिखा था कि इनके लिए मुस्लिम पर्सनल्ला, इमारत शरिया, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस से ऊपर नीतीश कुमार हैं। ये पोस्ट लिखा। पोस्ट लिखने के बाद किसान प्रकोष्ठ के ढाका के एक अध्यक्ष हैं, मैं नाम लेना बार बार नहीं चाहूंगा, उन्होंने थाने में आवेदन दिया। थाने में आवेदन के उपरांत पुलिस मेरे घर पहुंची पूछताछ के लिए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था। उसके बाद फिर मैं थाने गया, थाना बुलाया गया। थाना जाने के बाद प्रशासन की ओर से मुझे कहा गया कि आप पोस्ट डिलीट कर दें। डिलीट कर देने के बाद हो सकता है कि मैं उन्हें समझाऊंगी, बुझाऊंगी। और उस वक्त लेडीज के प्रभार में, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं है, तो और हो सकता है कि एफआईआर नहीं हो। मैंने पोस्ट हटा दिया। उनके बहुत काफी प्रेशर था और कई सारे लोग मेरे साथ थे, उन लोगों ने कहा कि इसे इशू नहीं बनाना चाहिए, हटा दीजिए। मैंने उस पोस्ट को हटा दिया और प्रशासन की मौजूदगी में उन्होंने बहुत प्रेशर किया। लेकिन उसके बाद मुझसे कहा गया कि आप माफी मांग ले, या जो मेरे अगेंस्ट जिन्होंने आवेदन दिया था वो उनकी यही ख्वाहिश थी कि माफी मांग ले। मैंने कहा कि नहीं, हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने उसी का पालन किया है और मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, पढ़ाई की है, 3 साल कॉलेज का फीस इसीलिए भरा है ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। मैं ये कमिटमेंट, ये वादा नहीं करूंगा कि आज के बाद से कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा नहीं, बल्कि मैं संवैधानिक तरीके से जो भी लिखना पढ़ना होगा पढ़ूंगा। मुझसे
एक चूक हुई है कि मैंने फोटो यूज किया, फोटो यूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा ये चाहेंगे कि मैं माफी मांगूं, या ये जिन माननीय के आदेश पर यहाँ पहुंचे हैं और जिनके कहने पर ये आवेदन दे रहे हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूं, और मैं उनके दरवाजे पर जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, माफी मांगूंगा। इनको एफआईआर करना है कर दे। मेरे साथ मेरे फादर भी थे, उन्होंने भी कहा कि आपको एफआईआर करना है कर दीजिए। किसी तरीके का हम कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी अन्य प्रकार का प्रेशर नहीं बनाएंगे जिससे आपको लगे कि एफआईआर नहीं करना चाहिए, आपको करना है कर दिए। करके मैं वापस चला आया। 2-3 दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। और दरअसल एफआईआर करने का इनका मकसद ये था कि एक फजलुल मुबीन को डरा दिया जाए। अगर फजलुल मुबीन डर जाएगा, लिखना छोड़ देगा, तो फजलुल मुबीन सिर्फ एक मोहरा है, चेहरा है। इसके पीछे सैकड़ों ऐसे लोग हैं, और खास तौर से ढाका क्षेत्र से सैकड़ों ऐसे लड़के हैं, नौजवान हैं जो लिख रहे हैं। तो एक पर एफआईआर होगा तो ये मैसेज आएगा कि इसने अगर सरकार के खिलाफ लिखा है, उन लोगों के खिलाफ लिखा है, एफआईआर हुआ है, कल होकर के हम भी लिखेंगे, हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। एक डरेगा और एक के डरने की वजह से सारे के सारे डर जाएंगे और कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। यही इनकी मंशा थी, कोशिश थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं डरा नहीं हूं। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, मैं उसका निर्वहन करता रहूंगा। वक्फ संशोधन बिल के मैं समर्थन में नहीं था, आज भी मैं इसकी मुखालफत में हूं। मैं भारतीय मुसलमान हूं और भारतीय पत्रकार हूं। संविधान जिस चीज की इजाजत मुझे देता है और जिन तरीकों से मैं वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर सकता हूं, मैं विरोध करूंगा। न डरा हूं, न डरूंगा।